नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन हो गया है। पीएम मोदी ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी मौसम में खुले रहने वाली अटल सुरंग का उद्घाटन किया। इस अटल सुरंग खुल जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। इस टनल की लंबाई 9 किलोमीटर है। इसे पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर 3300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये टनल दुनिया की सबसे ऊंची टनल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA की बैठक में परमाणु हथियारों के उन्मूलन को भारत ने समर्थन दिया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण को लेकर अपनी सहमति जताता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बहुपक्षीय मंच पर भारत एक व्यापक परमाणु हथियार सम्मेलन पर वार्ता शुरू करने का समर्थन करता है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा अभी नहीं हो पाया है। एलजेपी की चुप्पी के कारण जेडीयू और भाजपा के बीच सीटों की गुत्थी उलझी रही। करीब दर्जन भर पसंदीदा सीटों को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस दिल्ली लौट आए हैं। अब जेपी नड्डा के साथ सीटों को लेकर मंथन होगा। सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज एलजेपी की संसदीय दल की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि एलजेपी इस बैठक में एनडीए से अलग होने पर फैसला ले सकती है। सीट बंटवारे को लेकर एलजेपी भाजपा से नाराज है। वहीं एलजेपी के अलग होने के बाद भाजपा और जेडीयू में सीटों का बंटवारा तय हो जाने की संभावना है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की बातचीत के बाद महागठबंधन की सीटों का मसला सुलझता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में आरजेडी 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस को 70 सीटें मिलेंगी। भाकपा माले को 19 सीटें मिलेंगी। वहीं 10 सीटों पर भाकपा और माकपा के उम्मीदवार होंगे। 7 सीटें बीआईपी और 2 सीटें जेएमएम के खाते में जाएंगी। राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ आज फिर हाथरस जाएंगे। पुलिस को शक है कि राहुल गांधी बाइक से हाथरस जा सकते हैं। ऐसे में पुलिस ने चौकसी कड़ी कर दी है। नोएडा दिल्ली सीमा के साथ ही जिले के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हाथरस केस में एसआईटी ने पहली रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के बाद यूपी सरकार ने बेहद सख्त कार्रवाई की है। रिपोर्ट मिलने के बाद हाथरस के एसपी विक्रांत वीर को लापरवाही बरतने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। उनके अलावा सीओ, एक एसआई और इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। एसआईटी की सिफारिश पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब आरोपियों और परिजनों समेत पुलिस व अन्य समर्थकों का पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट कराया जाएगा। इतना ही नहीं, निलंबित हुए पुलिसकर्मियों का भी टेस्ट कराया जाएगा। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से क्या होगा। हाथरस की निर्भया और उसके परिवार को भीषण कष्ट किसके आर्डर पर दिया गया। हाथरस के डीएम, एसपी के फोन रिकॉर्ड्स सार्वजनिक किए जाएं। मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से हटने की कोशिश न करें। उमा भारती और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पुलिस की संदेहपूर्ण कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा है कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि एसआईटी जांच में परिवार किसी से मिल न सके। उन्होंने लिखा है कि इससे तो एसआईटी जांच की शक के दायरे में आ जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हाथरस जाने की जिद भाई बहनों का राजनीतिक पाखंड है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में ऐसी ही घटना हुई तो भाई बहन चुप क्यों थे। राहुल और प्रियंका को गहलोत सरकार की आलोचना करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के समर्थन में रैलियां निकाली गईं। इसके बाद बंगाल पुलिस ने कोलकाता में रैली को रोक दिया। घोष ने दावा किया कि भाजपा को रोकने के लिए ममता नियम कानून को ताक पर रख रही है। भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगोसागर का दूसरा संस्करण शनिवार से शुरू करने जा रहे हैं। यह अभ्यास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में 3 दिनों तक चलेगा। दोनों देश के नौसैनिक इस दौरान हेलीकॉप्टर संचालन, सतह युद्ध अभ्यास करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 अक्टूबर को नए पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। पिछले माह 26 सितंबर को घोषित नई टीम के साथ पार्टी मुख्यालय में नड्डा की यह पहली बैठक होगी। पिछली टीम के कई लोगों को नई टीम में जगह नहीं दी गई है। नई टीम में क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए नए नामों को शामिल किया गया है। इस प्रकार नड्डा की नई टीम में 70 में से 37 नए चेहरे शामिल हैं। अशोक गहलोत ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी भाजपा नेता को राजस्थान आने से नहीं रोका है। सच्चाई सबको पता है। यूपी पुलिस ने निर्भया के गांव को छावनी में बदल दिया है। राजस्थान सरकार ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। सच्चाई सबके सामने है। अमेरिकी कांग्रेस ने चीन पर एक और रिपोर्ट जारी की है। इसमें चीन के खतरे का मुकाबला करने के लिए निर्णायक कार्रवाई का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन मानवाधिकार हनन में शामिल है और सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। इससे दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंता जाहिर की गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसानों पर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि केंद्र द्वारा लागू किए गए कृषि संबंधी तीनों
कानून किसानों के हित में है और किसानों की आय को दोगुना करने में मील का पत्थर साबित होंगे। इन कानूनों के खिलाफ राजनीतिक विपक्षी पार्टियों ने किसानों को भड़का दिया है। अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन ने चुनावी बहस पर बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को पता है कि वो 3 नवंबर को होने जा रहे चुनाव में हारने वाले हैं, इसलिए ट्रंप ने चुनाव की वैधता में संदेह का बीज डालना शुरू कर दिया है। बाइडेन ने कहा है कि ट्रंप से पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। हाथरस मामले में शिवसेना ने राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है। शिवसेना ने कहा है कि राहुल गांधी लड़की के परिजनों से मिलने जा रहे थे। उस दौरान राहुल गांधी को प्रशासन ने न सिर्फ रोका था बल्कि उनका कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की कर जमीन पर गिरा दिया था। देश के प्रमुख विरोधी दल के नेता के साथ ऐसा व्यवहार लोकतंत्र का दमन करने जैसा है। हाथरस मामले में तृणमूल कांग्रेस ने एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल और पूर्व सांसद ममता ठाकुर ने कहा है कि जब वे हाथरस जा रहे थे तो एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया, उन्हें धक्का दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कोरोना हो गया है। उन्होंने अपनी जानकारी खुद दी है। केशव ने कहा है कि उन्हें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। बिहार में अनलॉक 5 के लिए गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक अनलॉक 5 में स्कूलों को राज्य सरकार की सहमति के बाद खोलने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पहले स्वास्थ्य और सुरक्षा इंतजाम को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया बनानी होगी। भारत में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे कोई भी देश हासिल नहीं करना चाहेगा। भारत में 7 महीने पहले कोरोना का पहला केस सामने आया था। इसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या के लिहाज से भारत दूसरे स्थान पर खड़ा है। कांग्रेस ने नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए एक आदर्श कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसे पार्टी शासित राज्यों की विधानसभाओं में पारित किया जाएगा। सोनिया गांधी की ओर से कहा गया है कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 254A के तहत कानून पारित करने के संदर्भ में गौर करें। कोरोना होने पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को गले लगाने की बात कहने वाले भाजपा नेता खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा ने खुद इसकी जानकारी दी है। बता दें कि हाजरा विगत दिनों तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। गूगल ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन क्रोमकास्ट डिवाइस लॉन्च कर दी है। अमेरिका में गूगल टीवी की बिक्री शुरू हो गई है। इसकी कीमत 3,700 रुपए है। कंपनी ने कहा है कि दूसरे देशों में इसकी बिक्री साल के अंत तक हो जाएगी। हालांकि ये डिवाइस भारत में कब और इसकी क्या कीमत होगी कोई जानकारी नहीं दी गई है। गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। इसमें गुजरात और उत्तर प्रदेश ने अपने प्रदर्शन से पूरे देश में श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। इसके अलावा हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब को भी शीर्ष पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने 100 दिन की मुहिम शुरू की है। इसके तहत देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसे जन आंदोलन बनाने का अनुरोध किया है। बता दें कि पीएम मोदी ने 29 सितंबर को जल जीवन मिशन का लोगो जारी किया था। आईआईटी दिल्ली ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वायरस रोधी टी-शर्ट और सुरक्षा लोशन जारी किया है। ये उत्पाद काफी किफायती कीमत पर उपलब्ध है। उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मास्क और टी-शर्ट को डिजाइन किया गया है, जिससे संक्रमण की संभावना और रफ्तार कम हो रहेगी। डीआरआई ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का करीब 33 किलोग्राम सोना जब्त किया है। सोना म्यांमार से तस्करी कर भारत लाया गया था। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। डीआरआई के मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। सरकार ने इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति और विद्रोही गतिविधियों की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये आदेश 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन के पहले दिन केवल 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसमें औरंगाबाद से 2 और वजीरगंज से 1 उम्मीदवार ने अपना नामांकन किया। वहीं पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर है। कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने बाबरी विध्वंस मामले के फैसले पर सवाल खड़ा किया है। मोइली ने कहा कि लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करके न्याय के साथ मजाक किया है। मोइली ने दावा किया कि इस फैसले से न्यायपालिका की असंवेदनशीलता प्रदर्शित होती है। भारत और म्यांमार ने अपने बहुआयामी संबंधों की समग्र समीक्षा की है। इसमें व्यापार एवं निवेश, विद्युत ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और म्यांमार के विदेश मामलों के अधिकारियों के बीच
डिजिटल बैठक हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों ने कोरोना पर भी गहन चर्चा की। नोएडा के फेज 3 थाना प्रभारी अमित कुमार का कोरोना से निधन हो गया है। अपनी बेहतर कार्यशैली और सरल स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले अमित कुमार के निधन से पुलिस महकमे के अलावा क्षेत्रवासियों में शोक की लहर है। सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। केंद्र सरकार रिटायर्ड लोगों को दोबारा से नौकरी देने जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रिक्तियां निकाली हैं। इनकी नियुक्ति उप सचिव या उससे उच्च स्तर पर होगी। ये सभी संविदा आधार पर परामर्शदाताओं के रूप में काम करेंगे। इसके लिए आयु सीमा कम से कम 65 वर्ष तय की गई है। नौकरी की अवधि 1 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने हाथरस मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं यूपी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलूंगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में चारों आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार मामले में तेजी से कार्य कर रही है। कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। रिलायंस लाइफ साइंसेस ने RT-PCR किट विकसित की है। ये किट करीब 2 घंटे में कोरोना की जांच का परिणाम दे देती है। मौजूदा वक्त में RT-PCR किट से कोविड-19 की जांच के परिणाम में करीब 24 घंटे का समय लगता है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत केस को लेकर CBI पर निशाना साधा है। देशमुख ने कहा कि 1.5 महीना हो गया है, लोग सुशांत मामले में नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस काफी बेहतर तरीके से जांच कर रही थी। अब जांच CBI के पास है। ऐसे में जल्द से जल्द नतीजे सामने आएंगे। NIA ने अलकायदा के पश्चिम बंगाल मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। NIA ने कहा है कि अलकायदा से जुड़े संदिग्ध नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को निशाना बनाना चाहते थे। इसका खुलासा उनकी बातचीत से हुआ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष पर भी हमला करने की साजिश रच रहे थे। हाथरस जाने में नाकाम रहने के बाद प्रियंका गांधी दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंची हैं। उन्होंने मंदिर में प्रार्थना सभा की। बता दें कि प्रियंका गांधी हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ग्रेटर नोएडा में रोककर गिरफ्तार कर लिया था। राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ पुलिस ने व्यवहार को लेकर पुडुचेरी की सरकार ने नाराजगी जताई है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बी नारायणसामी और उनके साथी मंत्रियों ने भूख हड़ताल की। पुडुचेरी कांग्रेस अध्यक्ष ने भूख हड़ताल का नेतृत्व किया। कांग्रेस की युवा और छात्र शाखाओं के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार MSP को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। कानून में MSP का कोई जिक्र नहीं है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना 88वां जन्मदिन मनाएगी। भारतीय वायुसेना के अलग अलग विमान हवा में प्रदर्शन करेंगे। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 1 अक्टूबर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विमानों ने अभी से अभ्यास शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में महिलाओं के 4थे विश्व सम्मेलन को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत विकास के एजेंडे के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि हमने महिलाओं के विकास के साथ उनके नेतृत्व वाले विकास के आदर्शों को आगे बढ़ाया है। अन्ना हजारे ने हाथरस की घटना पर कहा कि आरोपियों को फांसी दी जानी चाहिए। अन्ना ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अन्ना ने कहा कि हाथरस की घटना मानवता पर कलंक है। भारत ऋषि मुनियों का देश है। भारत की संस्कृति दुनिया में श्रेष्ठ है। इस तरह की घटनाओं से देश का मान घटता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम पर हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि MSME लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो क्रेडिट कार्ड बकाया और दूसरे लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार उपयुक्त अनुदान देने के लिए संसद से अनुमति लेगा। योगी सरकार ने मनरेगा की तर्ज पर शहरों और कस्बों में रोजगार देने का दावा किया है। CM योगी ने कहा है कि यहाँ के हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने की गारंटी की योजना लाई जाएगी। इसमें सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र कौशल प्रशिक्षण या स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार देंगे। इसमें भी 100 दिनों की गारंटी होगी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL का 13वां सीजन बुरे सपने की तरह साबित हो रहा है। UAE में खेले जा रहे टूर्नामेंट में धोनी की अगुवाई वाली CSK को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बेहद खराब फील्डिंग की है। हैदराबाद ने 5 विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में चेन्नई 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। IPL में आज 2-2 मुकाबले होंगे। पहला मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। वहीं दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल के बीच होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।